नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला डैम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। पाकिस्तान में एक बार फिर से हालात बिगड़ने की ओर हैं। देश में पानी को लेकर हाहाकार मच गया है। सिंध और पंजाब के बीच पानी को लेकर विवाद चल रहा है। ये मामला इतना बढ़ गया कि लोग विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शनकारियों ने सिंध प्रांत के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर पर हमला कर दिया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने घर को आग भी लगा दी है। खबर के मुताबिक नौशहरा फिरोज जिले के मोरो तालुका में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर झड़प हो गई। इसमें कम से कम 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं। ये विरोध प्रदर्शन 6 नहरों और कॉर्पोरेट फार्मिंग प्रोजेक्ट के विरोध में बुलाया गया था और कथित तौर पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना देने से रोकने के लिए बल प्रयोग किया और गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सिंध के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर के घर में तोड़फोड़ की। कमरों और फर्नीचर को जला दिया गया। जब गृह मंत्री के निजी गार्ड पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की। ये देख गार्ड ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और प्रदर्शनकारियों ने एक लूट की घटना को भी अंजाम दिया। वहीं हाईवे पर खड़े ट्रकों में भी आग लगा दी गई। इस पूरे मामले की वजह से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में डीआरजी के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अबूझमाड़ इलाके में हुई इस मुठभेड़ में अब तक 26 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या और बढ़ सकती है। कई नक्सलियों के शव और भारी संख्या में हथियार बरामद होने की खबर है। मुठभेड़ में एक जवान के बलिदान होने और एक जवान घायल होने की भी खबर है। डीआरजी के जवानों ने नक्सलियों के बड़े कमांडरों को घेर रखा है। खबर मिल रही है कि इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का इनामी शीर्ष नक्सली बसव राजू भी मारा गया है। कई अन्य बड़े नक्सली नेताओं के भी मारे जाने की खबर है। इस सफलता से क्षेत्रों में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है। मारे गए 26 नक्सलियों पर छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मैं इस बड़े ऑपरेशन के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस को उनकी सफलता के लिए बधाई देता हूं। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने भी जवानों के इस सफल ऑपरेशन के लिए जवानों को बधाई दी। दिल्ली के राउंड जेवनी कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में आज की सुनवाई पूरी कर ली है और आज ईडी ने कोर्ट को बताया कि सोनिया और राहुल गांधी ने अपराध से 142 करोड़ रुपए कमाया और आरोपी तब तक अपराध की आय का आनंद ले रहे थे। और ईडी ने कहा कि गांधी परिवार पर अपराध से प्राप्त धन को अपने पास रखने और उसे वैध बनाने का आरोप है। और स्पेशल जज विशाल गोगने ने इस मामले पर 2 से 8 जून तक रोजाना सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। और आज कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वो चार्जशीट के प्रति इस मामले में शिकायतकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध करवाएं। आज सुनवाई के दौरान आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा कि चार्जशीट काफी दस्तावेजों से भरी है और इसे पढ़ने में काफी समय लगेगा। आरोपियों की इस दलील की ईडी ने विरोध करते हुए जल्द सुनवाई की मांग की है। तब कोर्ट ने 2 से 8 जून तक रोजाना सुनवाई करने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट के जज रहे यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। ये याचिका राजधानी में जज यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास से भारी मात्रा में कैश मिलने के मामले में दायर की गई थी। जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुवन की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से 8 मई को जारी प्रेस रिलीज में कहा गया कि भारत के चीफ जस्टिस ने जज के जवाब के साथ आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री को भेज दी है। बेंच ने कहा कि आदेश की मांग करने वाली याचिका दायर करने से पहले याचिकाकर्ता को उचित प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवेदन दायर कर अपनी शिकायत का निवारण करना होगा। इसलिए हम इस रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हैं। इस स्तर पर अन्य याचिकाओं पर गौर करना जरूरी नहीं है। जस्टिस वर्मा का इस विवाद के बीच दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया है। हरियाणा के अशोका विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर और राजनीतिक विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद को महिला सैन्य अफसरों कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने महमूदाबाद के सीजीएम सोनीपत की संतुष्टि के लिए जमानत बांड भरने को कहा है और साथ ही अली खान को निर्देश दिया है कि वे दोनों पोस्ट से संबंधित कोई भी ऑनलाइन लेख नहीं लिखेंगे और कोई भी ऑनलाइन भाषण नहीं देंगे जो जांच का विषय है। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें भारतीय धरती पर आतंकवादी हमलों या हमारे राष्ट्र द्वारा दी गई जवाबी प्रतिक्रिया के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 आईपीएस अधिकारियों वाली एक एसआईटी गठन का भी आदेश दिया है। हरियाणा पुलिस द्वारा चरखी दादरी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या के ठिकानों पर आक्रामक एक्शन किया गया। पुलिस टीम ने कई स्थानों पर झुग्गियों में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान टीम ने वहां रह रहे लोगों के कागजात की जांच की और वहीं पुलिस ने उनकी आईडी भी ली है जिसकी जांच की जाएगी। साथ ही पुलिस द्वारा फर्जी आईडी मिलने पर कार्रवाई की बात कही गई है। बता दें कि भाजपा के बीच बीते दिनों हुए तनाव के माहौल के बाद से सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस अलर्ट पर हैं और अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को वापस भेजने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं।
कैथल के बर्टा गांव में 2 किशोरों की निर्मम हत्या के मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। इस दुखद घटना पर शोक प्रकट करने और पीड़ित परिवारों को सांत्वना देने के लिए हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी पहुंचे। इस दौरान मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि सीएम नायब सैनी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और उन्होंने मुझे विशेष रूप से पीड़ित परिवारों से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में हमें एकजुट रहना होगा, गांव में तनाव का माहौल ना हो, इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए। इसके साथ ही मंत्री बेदी ने मृतक किशोरों के परिजनों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से 2-2 लाख रुपए की राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उनकी आर्थिक सहायता के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। अमृतसर में श्री अकाल तख्त साहिब पर बुधवार को पान सिंह साहिबान की बैठक हुई। बैठक में श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यवाहक जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गड़, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी राजदीप सिंह, तख्त श्री दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहिब बाबा टेक सिंह, तख्त श्री केसगढ़ साहिब के मुख्य ग्रंथी ज्ञानी जोगिंदर सिंह और श्री अकाल तख्त साहिब के ग्रंथी ज्ञानी गुरबख्श सिंह उपस्थित थे और रंजीत सिंह डडरिया वाले अकाल तख्त पर पेश हुए और सिख प्रचारक रंजीत सिंह डडरिया वाले, तख्त दमदमा साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी गुरमुख सिंह और दिल्ली के सिख नेता हरविंदर सिंह को धार्मिक सजा लगाई गई। तख्त पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार रंजीत सिंह पर लगे आरोप साबित नहीं हुए, जिसके चलते उनको माफ कर दिया गया। अब वे धर्म प्रचार कर सकते हैं। तख्त पटना साहिब के बलदेव सिंह को अकाल तख्त पर पेश होने के लिए हुक्म दिए गए हैं और वहीं गुरुद्वारा रकाबगंज के कर्मचारी बलबीर सिंह को भी अकाल तख्त पर पेश होने के आदेश दिए गए हैं और पान सिंह साहिबान ने डंडिया वाले के प्रचार पर लगी रोक को हटा दिया है। उत्तर प्रदेश में काफी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सरकार प्रदेश में लगभग 2 लाख पदों पर शिक्षकों की भर्ती करेगी। प्राथमिक में 1,81,276 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी और इसके अलावा 12,586 पदों पर माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती होगी। इनमें प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से की जाएगी, जबकि माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों की भर्ती यूपी लोक सेवा चयन आयोग से कराने की तैयारी है। मेरी जानकारी के मुताबिक सरकार 3 चरणों में यह भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। हर चरण में 65,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये भर्तियां अगले साल मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। राज्य सरकार ने गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अप्रूवल बोर्ड के बैठक में भी ये जानकारी दी। रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस से जुड़ा मामला सामने आया है। कन्नड़ फिल्म अभिनेत्री रान्या राव से जुड़े गोल्ड तस्कर और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक में हलचल मचा दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से जुड़े सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज पर छापेमारी की और जांच में रान्या राव और कॉलेज के बीच संदिग्ध वित्तीय लेन देन के सबूत मिले, जिसके बाद ईडी अब कॉलेज के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की गहन जांच कर रही है। गृह मंत्री परमेश्वर भी इस मामले में जांच के दायरे में है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।